हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर। इस चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर हम कर चुके हैं। उसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने किडनी की बात की थी और सेकंड लेक्चर में हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हम देख चुके थे। अब नेफ्रॉन की हमको जानकारी मिल चुकी है कि उसके कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। मतलब जो स्ट्रक्चर हमने नेफ्रॉन की देखी थी, अब उसका क्या योगदान है यहाँ पर, वो चीजें हमें पता चलेगी कि जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है। हमने कहा था कि जो किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वह नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन को ही हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मतलब संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों बोल रहे हैं, वह इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वह यूरिन फॉर्मेशन की एक बेसिक यूनिट है। यूरिन फॉर्मेशन जो किडनी में होता है उसमें नेफ्रॉन का विशेष योगदान होता है, और ऐसे नेफ्रॉन एक किडनी में लगभग 1 मिलियन पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों किडनी के मिलाकर लगभग 2 मिलियन, मतलब लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक किडनी के अंदर, और दोनों किडनी में मिला के लगभग 20 से 22 या 24 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब यह सभी नेफ्रॉन एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, और वर्क क्या है? यूरिन फॉर्मेशन, मतलब ब्लड से अशुद्धियों को दूर करना, ब्लड से अशुद्धियों को छानना, और इसी प्रोसेस को हम यूरिन फॉर्मेशन कहते हैं। और यह 3 चरणों में होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्या बोल सकते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देन उसके बाद सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये तीनों चीजें हम देखेंगे, ये तीनों चरण हम इसमें देखेंगे। इन तीनों चरण के द्वारा यूरिन फॉर्मेशन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यूरिन फॉर्मेशन के तीनों प्रोसेस कौन कौन से हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। जब हमने इसकी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखी थी तो उसमें हमने इसके कौन कौन से भाग देखे थे वो क्लियर कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल होगा तो हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया था नेफ्रॉन को। कौन कौन से थे वो? एक तो ग्लोमेरुलस या मेल पीजियन कार्पकल्स, एक तो था मेल पीजियन कार्पकल्स, ये वाली स्ट्रक्चर को हमने बोला था इसके अंदर वाली, ये पूरी वाली मेल पीजियन कार्पकल्स। ठीक है, मेल पीजियन कार्पकल्स किस किस को मिलाकर बोला था? एक तो ग्लोमेरुलस, एक ग्लोमेरुलर कैप्सुलस। एक ये देखिए, एक तो ग्लोमेरुलस नंबर 1 और नंबर 2 ग्लोमेरुलर कैप्सूल। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं मेल पीजियन कार्पकल्स, मेल पीजियन कार्पकल्स, कार्पकल्स। ठीक है, मेल पीजियन कार्पकल्स। तो जो नेफ्रॉन है वह 2 भागों में डिवाइड है। एक तो हो गया ग्लोमेरुलस, फर्स्ट हिस्सा कौन सा हो गया? ये जो यहां पर ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क है उसको हम ग्लोमेरुलस बोल रहे थे। तो एक तो नेफ्रॉन का हिस्सा हो गया था ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, नंबर 1 ए दे देते हैं इसको। और उसके बाद था रीनल ट्यूब्यूल्स। और रीनल ट्यूब्यूल्स कौन कौन सी? रीनल ट्यूब्यूल्स में किस किस को सम्मिलित किया गया है, किस किस को मिलाकर हम रीनल ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं? तो रीनल ट्यूब्यूल्स में हम प्राइमरी हम सबसे पहले मानते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी, देन हेनले लूप, और उसके बाद डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे नेफ्रॉन का हिस्सा है, इसलिए अपन इसको नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट जो है उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन की जो डीसीटी है, डिस्टल कोलुनेटेड ट्यूब्यूल्स, वह आकर ओपन होती हैं। तो ये तो बात की थी हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की। अब जो 3 प्रोसेस होते हैं कौन कौन से? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये तीनों मिलकर यूरिन फॉर्मेशन करते हैं। और ये कहां कहां होते हैं? जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसको हमने यहां पर डायग्राम में, फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि इसको नंबर 1 दिया है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वह यहां पर परफॉर्म किया जाता है, यहां पर यह फंक्शन डन होता है। देन उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन, यह प्रोसेस इस शेष रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, पीसीटी में होता है,
हेनले लूप में होता है, डीसीटी में होता है। आप यहाँ पर 1, 2 और 3 ये संख्या देख पा रहे होंगे। एक अगर आप देखेंगे तो जो एफरेंट और इफेरेंट आर्टरियोल के द्वारा जो नेटवर्क बना हुआ है ब्लड वेसल्स का, जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो जो पहला फंक्शन है, जो पहला स्टेप है, वह क्या है, फिल्ट्रेशन का छनना, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन कहां होता है, इस नेटवर्क में, मतलब ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के यहाँ। देन उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, वह इस बाकी जो शेष बच रही है ट्यूब्यूल्स उसके अंदर होता है। और क्या है, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि दोबारा से अब्जॉर्ब करना। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो छन चुका था उसको दोबारा से अवशोषित कर लेना। तो आप एरो का निशान देख पा रहे होंगे, जो ट्यूब्यूल्स में जो छन चुका है उसको बाहर की तरफ एरो करके दिखा रहे हैं हम, मतलब रीअब्जॉर्प्शन, जो छन चुका था उसका दोबारा से अवशोषण करना। देन उसके बाद थर्ड स्टेप आती है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब है कुछ न कुछ सिक्रेट करना है। सिक्रेट किसके अंदर करना है, नेफ्रॉन के अंदर, फिल्ट्रेशन के अंदर। तो यहां पर आप ब्लू कलर का एरो देखेंगे कि यह नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स की तरफ लग रहा है, मतलब कुछ न कुछ यहां पर सीक्रेट किया जाएगा। अब क्या सीक्रेट किया जाएगा वही हम इस लेक्चर में आज देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, कौन सी, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहां डन होता है, इस ग्लोमेरुलस के अंदर। अब एक बेसिक एग्जांपल लेकर हम इस तीनों स्टेप को समझते हैं कि ये जो तीनों स्टेप है ये आपस में कैसे कंबाइंडली वर्क करती हैं और इनके द्वारा कैसे यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप यहां पर इस फिगर में मेनली ग्लोमेरुलस देख पा रहे हैं। ग्लोमेरुलस होता क्या है, जो अफेरेंट आर्टरियोल आती हैं, अफेरेंट आर्टरियोल जो इंटर करती हैं बोमन कैप्सूल के अंदर, वह एक डेंस नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाती हैं। बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। बस इसी ग्लोमेरुलस से जो ब्लड से कुछ अशुद्धियां छनेगी या प्लाज्मा का कुछ हिस्सा छन के इस नेफ्रॉन के अंदर इंटर करेगा, मतलब रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर इंटर करेगा, उसी को हम फिल्ट्रेशन बोलेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। और जो छनेगा, जो चीजें छन के जाएगी उसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, तो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप है जो यूरिन फॉर्मेशन की, वह कहां डन होगी, इस ग्लोमेरुलस के अंदर। अब कैसे डन होगी, एक बेसिक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए कोई पाइप है, कोई मोटा सा पाइप है और अब यह आगे जाकर माइन्यूट माइन्यूट कैपिलरीज में डिवाइड हो चुका है। यह आगे जाकर माइन्यूट माइन्यूट कैपिलरीज में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, और देन यह कैपिलरीज फिर मर्ज होके एक और आगे जाके एक और पाइप से कंबाइन हो चुकी है। अब आप देखेंगे कि इस पाइप का व्यास देखिए, इस पाइप का व्यास देखिए जो इधर से आ रहा था, अब ये कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, माइन्यूट माइन्यूट, इनका व्यास देखिए। और फर्दर जब इन सभी कैपिलरीज ने मिलकर एक आगे दूसरे पाइप को ज्वाइन किया तो उसका व्यास देखिए। बस आपको व्यास में अंतर नजर आ रहा, इस अंतर की वजह से यहां पर ब्लड से अशुद्धियां छनती हैं। कैसे छनती हैं, देखिए कि ये मोटा पाइप था जिसका व्यास ज्यादा था, इधर से प्रेशर से ब्लड मूव करता आ रहा है। ब्लड किससे आ रहा है, इस ब्लड वेसल्स में आ रहा है, प्रेशर से आ रहा है। क्यों आ रहा है प्रेशर से, क्योंकि लगातार हार्ट बीट करता है और ब्लड को पंप करता है, इसलिए अपने शरीर में ब्लड में प्रेशर बना रहता है एक लिमिट तक, जो कि अपर लिमिट अपन 120 mmHg और लोअर लिमिट हम 80 mmHg मानते हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन बिल्कुल क्लियरली समझ चुके हैं। ठीक है, तो ब्लड के प्रेशर की वजह से और इस व्यास में अंतर की वजह से, देखिए यहां पर एक मोटे पाइप के द्वारा इस ब्लड को लाया गया और माइन्यूट माइन्यूट कैपिलरीज में फिर इस ब्लड को भेजा गया। तो जब एक किसी मोटे पाइप में कोई फिल्ट्रेट और फ्लो कर रहा है, मान लीजिए इसमें कोई पानी है, पानी मूव कर रहा है, पानी मोटे पाइप के द्वारा आया और बिल्कुल से एक पतले पाइप में इसको मूव करना है, तो यहां पर प्रेशर की वजह से ब्लड से अशुद्धियां छन जाएगी।
ठीक है, इन कैपिलरीज से अशुद्धियां छन जाएगी। जैसे आप अमोनिया मान सकते हैं, या HNO3 आयन मान सकते हैं, आप हाइड्रोजन आयन मान सकते हैं, क्लोराइड आयन मान सकते हैं, आप यूरिया मान सकते हैं, वो भी यहां से छन जाएगा। आप वाटर मान सकते हैं, वाटर छन जाएगा यहां से। ठीक है, तो बहुत सारी अशुद्धियों के साथ कुछ आवश्यक चीजें भी छन जाएगी। उन आवश्यक चीजों को दोबारा से वह शरीर में ही बनी रहे, वह मूत्र के साथ बाहर नहीं निकले, इसलिए रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन किस लिए होता है? क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है। अब प्रेशर ज्यादा होने की वजह से कुछ अशुद्धियां यहां पर छनेगी, लेकिन अशुद्धियों के साथ साथ कुछ काम की चीजें भी छन जाएगी। उन काम की चीजों को दोबारा से रीअब्जॉर्ब किया जाता है, इसलिए सेकंड प्रोसेस होता है रीअब्जॉर्ब। और थर्ड प्रोसेस होता है सिक्रेशन। सिक्रेशन क्यों होता है? क्योंकि जब इन कैपिलरी से ब्लड फ्लो करेगा तो कुछ अशुद्धियां तो छन जाएगी, लेकिन कुछ अशुद्धियां इसमें ही बनी रहेगी, वह छन नहीं पाएगी। तो उन अशुद्धियों को भी इस नेफ्रॉन में डाला जाता है। किस प्रोसेस के द्वारा? ट्यूबुलर सिक्रेशन के द्वारा, ताकि वह यूरिन के साथ, ये सभी अशुद्धियां यूरिन के साथ कलेक्टिंग डक्ट से होती हुई कैलिक्स, रीनल, जो अपन ने किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसमें कैलिक्स स्ट्रक्चर देखी थी, रीनल पेल्विस देखा था, तो बस ये कलेक्टिंग डक्ट उन कैलिक्स और रीनल पेल्विस से होती हुई वहां पर हाइलम से होती हुई यूरेटर को ज्वाइन करती है। और यूरेटर देन यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से होता हुआ यह मूत्र बाहर कर दिया जाता है शरीर से। तो आपको एक बात क्लियर हो चुकी होगी कि जो यूरिन की फॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, वह क्यों होता है? व्यास में डिफरेंस की वजह से। क्योंकि अफरेंट आर्टरियोल का व्यास ज्यादा होता है, इफरेंट का कम होता है। अब ज्यादा व्यास वाले नली से अगर कोई फ्लो आ रहा है, कोई लिक्विड आ रहा है, और आगे जाके उस नली का व्यास अगर हम कम कर दें, तो बेसिकली प्रेशर की वजह से उससे कुछ चीजें छन जाएगी। आप एक अपने घर का एग्जांपल मान सकते हैं कि आपके घर में आप जब शावर लेते हैं तो आपके घर के ऊपर टंकी रखी रहती है, और टंकी से एक मोटा पाइप आता है, मोटे पाइप में पानी फ्लो होता है, और जब शावर के यहां पर आप देखेंगे कि बिल्कुल छोटे छोटे छेद से वो पानी होकर निकलता है। तो ये क्यों निकल रहा है? क्योंकि प्रेशर है, ऊपर बड़े पाइप से पानी आ रहा है, और उस पानी को निकलने के लिए बिल्कुल छोटे छोटे पोर वहां पर प्रोवाइड किए गए हैं, इसलिए वह प्रेशर से छनता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ किडनी में भी जो एफरेंट आर्टरियोल्स आती हैं, वह माइन्यूट माइन्यूट कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, और माइन्यूट माइन्यूट कैपिलरीज में डिवाइड होने की वजह से उससे ब्लड के प्लाज्मा से कुछ चीजें छन जाती हैं। अब इसको डिटेल में देखते हैं हम एक एक स्टेप को। देखिए, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन ले रहे हैं। फर्स्ट स्टेप हम क्या ले रहे हैं? फर्स्ट स्टेप हम ले रहे हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। कहां होता है ये? ग्लोमेरुलस में होता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? ग्लोमेरुलस में यह डन होता है, इसीलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं। दिस प्रोसेस अकर्स इन मेल पीजियन कार्पिकल्स ऑफ द नेफ्रॉन। यह पूरा प्रोसेस जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, यह कहां पर होता है? मेल पीजियन कार्पिकल्स में होता है। मेल पीजियन कार्पिकल्स किसको बोला है हमने? कि एक अफरेंट आर्टरियोल्स आई, ये माइन्यूट माइन्यूट कैपिलरीज में डिवाइड हुई और इफरेंट के द्वारा बाहर निकल गई, और एक प्यालेनुमा स्ट्रक्चर है जिसको अपन बोमन कैप्सूल बोलते हैं, इसके अंदर ये रीनल कार्पिकल्स रखी हुई हैं। ठीक है, रीनल या बोल सकते हैं अपन मेल पीजियन ट्यूब्यूल्स रखी हुई हैं, और मेल पीजियन ट्यूब्यूल और ये बोमन कैप्सूल दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? मेल पीजियन, या बोल सकते हैं ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स, और यह बोमन कैप्सूल, यह दोनों मिलाकर एक साथ हम इनको क्या बोलते हैं? मेल पीजियन कार्पकस बोलते हैं। ठीक है, द ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन, द ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन जिसको हम फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसी मेम्ब्रेन से होकर यह फिल्ट्रेट छनेगा। ठीक है, थ्रू विच फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। द ग्लोमेरुलर कैप्सुलर, दोबारा से देखिए, द ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन
जिसको अपन फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, थ्रू विच फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर, कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। अब यह फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो है यह 3 लेयर रखती है। कौन कौन सी लेयर रखती है भाई? आप यहां पर देखिए कि एक अफरेंट आर्ट्रियोल है, यह कैपिलरीज में डिवाइड हो चुकी है और इफरेंट के द्वारा वापस बाहर निकल चुकी है, और यह एक कैप्सूल के अंदर रखा हुआ है। अब आप यहां पर देखेंगे ये नेफ्रॉन है, आगे का रीनल ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। अब आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर 3 मेम्ब्रेन होती है। कितनी? 3। कौन कौन सी? एक तो यह कि जो फ्लो जिस वेसल्स में फ्लो हो रहा है, ब्लड का फ्लो जिस वेसल्स में फ्लो हो रहा है, उस वेसल्स की दीवार, ठीक है, उसकी वॉल, देखिए ब्लड वेसल्स की वॉल से कुछ अशुद्धियां छनेगी, ब्लड वेसल्स की वॉल से कुछ अशुद्धियां छनेगी और इस कैप्सूल में आएगी, ठीक है, यहां पर आएगी, कुछ अशुद्धियां छन के इसमें छनेगी। तो एक तो हो गई एंडोथेलियल मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में एंडोथेलियल मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक तो खुद ब्लड वेसल्स की वॉल हो गई जिसको अपन एंडोथेलियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, एक तो वो। दूसरी इस बोमन कैप्सूल की वॉल, ठीक है, इस बोमन कैप्सूल की वॉल, यहां से भी छनेगा वह छनित्र, जो अशुद्धियां छनेगी उनको 3 मेम्ब्रेन से होकर गुजरना होता है। एक तो खुद ब्लड वेसल्स की वॉल, एक दूसरी वॉल हो गई, ठीक है, एक तो ब्लड वेसल्स की वॉल, एक दूसरी वॉल हो गई, 2 नंबर इसको देते हैं बोमन कैप्सूल की वॉल, ठीक है। और थर्ड वॉल होती है इन दोनों के बीच की वॉल, जिसको अपन बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। थर्ड वॉल इन दोनों के बीच में होती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। देखिए आप डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे होंगे कि एक फिगर है जिसमें हमको यहाँ पर एफरेंट आर्ट्रियोल बताई गई है, जिसका व्यास कंपैरिजन टू इफरेंट आर्ट्रियोल बड़ा होता है, ठीक है। तो अफरेंट आर्ट्रियोल आई माइन्यूट माइन्यूट कैपिलरीज में डिवाइड हो गई यहां पर, जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं अपन, ठीक है। अब आप इसका लार्ज व्यू देखिए यहां पर इसके अंदर कि एक तो ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स इधर से आ रही है, अब इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो आप देख पा रहे हैं आरबीसी है, कुछ प्लाज्मा स्ट्रक्चर भी होगी, डब्ल्यूबीसी मान सकते हैं। अब इसमें से प्लाज्मा से कुछ अशुद्धियां छनेगी। अब उन अशुद्धियों को 3 मेम्ब्रेन कौन कौन सी है वह? एक तो हो गई एंडोथीलियल सेल्स, ये वाली, ठीक है। यहां से मैं इनको पेन से अलग अलग कलर से इनको नेम देता हूं ताकि आपको इजी रहेगा समझने में। देखिए एक तो ये वाली, एक तो ये वाली मोटाई, ये वाली मोटाई देखिए आप, ठीक है। तो एक तो ये हो गई फर्स्ट, इससे होकर गुजरना होगा, और ये कौन है? ये एंडोथीलियल मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो एक वॉल तो ये हो गई, वॉल नंबर फर्स्ट। दूसरी वॉल आप देखेंगे कि ये वाली, देखिए आप, ये वाली, ठीक है, ये मोटी सी वॉल, ये हो गई अपनी पोडोसाइट सेल्स, किसकी? उस ग्लोमेरुलस की वॉल की, ठीक है, जो सॉरी ग्लोमेरुलस नहीं, ये बोमन कैप्सूल की वॉल, ठीक है। तो एक तो सेल हो गई बोमन कैप्सूल की वॉल की, तो इसको दे देते हैं 2 नंबर। फर्स्ट नंबर किसको दिया? ब्लड वेसल्स की वॉल। सेकंड नंबर किसको दिया? बोमन कैप्सूल की वॉल, ठीक है, 2 वॉल हो गई। और तीसरी वॉल इन दोनों के बीच में आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही होगी, ग्रीन कलर की वॉल आप देख पा रहे होंगे इन दोनों के बीच में, ये देखिए, ये ग्रीन कलर की वॉल, ये ग्रीन कलर की वॉल, ठीक है। तो थर्ड वॉल ये हो गई, तो 3 वॉल हो गई। इन तीनों वॉल से होकर फिल्ट्रेशन को गुजरना होता है, ठीक है, इन तीनों वॉल से होकर वह छनता है। तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो हो रही है, अब यहां से चनकर इधर आएगी, ठीक है, यहां से चनकर इधर, 3 मेम्ब्रेन से होकर गुजरती है। कौन कौन सी मेम्ब्रेन है? नाम देखिए आप, वैसे तो डायग्राम में आपको नजर आ गया था, लेकिन फिर से देखिए आप, देखिए फर्स्ट है अपने पास, फर्स्ट क्या है? द एंडोथीलियल ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, ग्लोमेरुलर की ब्लड वेसल्स, उसकी एंडोथीलियल फर्स्ट मेम्ब्रेन। सेकंड मेम्ब्रेन द इपिथीलियल ऑफ बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल की इपिथीलियल। और थर्ड मेम्ब्रेन है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दिस 2 लेयर्स, इन दोनों के बीच की। डायग्राम से, एक और डायग्राम से आप समझेंगे। यहां पर देखिए ये ग्लोमेरुलस है, ये यहां पर ग्लोमेरुलस है, इसका पेन चेंज करता हूं आपको अच्छे से विजिबल होगा। ये मैंने ले लिया यहां से ब्लू कलर। अब आप देखेंगे कि ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। अब इस ग्लोमेरुलस और ये बोमन कैप्सूल की वॉल हो गई, ये तो हो गई बोमन कैप्सूल की वॉल, बोमन कैप्सूल वॉल, ठीक है।
और एक ये हो गई एंडोथीलियल वॉल, मतलब खुद ब्लड वेसल्स की वॉल, तो इसको बोल देंगे एंडोथीलियल वॉल। क्या बोल देंगे? एंडोथीलियल वॉल। इसको एंडोथीलियल वॉल। ठीक है, एक ये हो गई। अब इन दोनों के बीच में भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है यहां पर। अब इसका लार्ज व्यू देखिए आप, ये देखिए, ये तो हो गई कैपिलरीज जिसमें ब्लड फ्लो होता है, ये ल्यूमेन है उस कैपिलरी की, ठीक है, ल्यूमेन ऑफ कैपिलरीज। अब आप तीन लेयर देखिए, एक तो हो गई ये लेयर नंबर फर्स्ट एंडोथीलियल सेल, ठीक है, लेयर नंबर फर्स्ट क्या हो गई? एंडोथीलियल सेल, रेड कलर की। येलो कलर की देखिए पोडोसाइट फूड प्रोसेस, किसके हैं ये? बोमन कैप्सूल के। तो एक लेयर इन पोडोसाइट ने बना ली है, ठीक है, ठीक है। तो दो लेयर हो गए अपने पास, कौन कौन सी? एक तो एंडोथीलियल सेल और एक पोडोसाइट सेल। और देखिए थर्ड लेयर देखिए आप, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो एक तो हो गई रेड कलर की, एक लाइट ब्लू कलर की और एक येलो कलर की। इन तीन मेम्ब्रेन से होकर गुजरना पड़ता है, किसको? उन ब्लड की अशुद्धियों को। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपन स्टेटमेंट। द इपिथीलियम सेल, the epithelium cells of Bowman capsule called podocyte are arranged in a intricate manner, एक पेचीदा, एक जटिल मैनर में अरेंज है। देखिए यहां पर देखिए, ये वाली सेल पोडोसाइट सेल येलो कलर की, एक जटिल मैनर में अरेंज होती है, लेकिन फिर भी इनके बीच में कुछ कुछ पोर रह जाते हैं जिसको अपन स्लिट पोर बोलते हैं। द एंडोथीलियल सेल्स ऑफ बोमन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट are arranged in an intricate manner so as to leave some space, minute space, और इस स्पेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर। और इन्हीं पोर से होकर अशुद्धियां छनती हैं, यूरिन छनता है। ठीक है, blood is filtrated so finely through this membrane that almost all the constituents of plasma except the protein, ब्लड के प्लाज्मा छनता है, और प्लाज्मा से भी कौन? प्रोटीन के अलावा जो भी प्लाज्मा में चीजें हैं वो छन पाती हैं, सभी भी नहीं। लेकिन ब्लड में से कौन चलेगा भाई? ब्लड, ब्लड जो हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, हमने ब्लड की डिटेल में स्टडी की थी। ब्लड दो चीजों से मिलकर बना होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा, या फिर मैट्रिक्स भी मान सकते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट तो यहां पर छनेंगे नहीं। फॉर्म्ड एलिमेंट कौन होते हैं? WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो WBC, RBC और प्लेटलेट्स यह ग्लोमेरुलस से नहीं छनते हैं। ठीक है, अगर यह छनने लगे तो ब्लड निकल जाएगा शरीर से यूरिन के साथ। मतलब हमको कोई बीमारी है, अगर आपके मूत्र का कलर रेड है, उसमें ब्लड सेल आ रही है, ठीक है, तो कोई बीमारी है। ठीक है, तो यह एक डिसऑर्डर है। लेकिन नॉर्मली जो किडनी का फंक्शन है, नेफ्रॉन का जो फंक्शन है, वहां पर ग्लोमेरुलस में सिर्फ कौन छनता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में भी प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छनती है, ओनली प्लाज्मा की वह कॉन्स्टिट्यूएंट छनते हैं जो प्रोटीन के अलावा है। ठीक है, प्रोटीन के अलावा प्लाज्मा में जो भी चीजें हैं वह छन पाती हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट बिल्कुल नहीं छनते हैं। और कहां से छनते हैं? तीन मेम्ब्रेन से। कौन कौन सी? मेम्ब्रेन नंबर फर्स्ट, देखिए ये ब्लड वेसल्स है, यहां पर यह ब्लड फ्लो हो रहा है यहां पर। ठीक है, और यह रीनल कार्पकल्स मेम्ब्रेन है। ठीक है, यह उसकी सेल्स है, और इनमें यहां पोर बने हुए हैं, पोर इनसे होकर निकलता है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक तो हो गई एंडोथीलियल सेल, एक हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, और एक होगी ग्लोमेरुलस सेल्स। कौन? पोडोसाइट। ठीक है, इन तीनों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ब्लड का कौन सा हिस्सा छनता है? प्लाज्मा, और प्लाज्मा भी विदाउट प्रोटीन। ठीक है, वही छनता है। और कहां छनता है? इनटू द ल्यूमेन ऑफ बोमन कैप्सूल। भाई बोमन कैप्सूल की ल्यूमेन में ही तो छनता है। ठीक है, देयरफॉर इट कंसीडर एज द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन। बस इसीलिए इसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोल रहे हैं। भाई बोलेंगे ही सही, तीन मेम्ब्रेन से होकर छनना पड़ता है, अल्ट्रा बहुत ही हाई। ठीक है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको छनने के लिए तीन तीन मेम्ब्रेन से होकर गुजरना पड़ता है। एक तो खुद ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन, ठीक है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, और एक ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन, सॉरी बोमन कैप्सूल की मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बोमन कैप्सूल की मेम्ब्रेन, ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन।
इन 3 मेम्ब्रेन से होकर गुजरना पड़ता है इन प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को विदाउट प्रोटीन, ठीक है, इसलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्लियर होगा यहां तक? द प्लाज्मा फ्लूइड that filters out from glomerular capillaries is called glomerular filtrate. Okay, the plasma fluid that filter out from glomerular capillaries is called glomerular filtrate. एक तो हो गई ब्लड वेसल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन और कैप्सुलर मेम्ब्रेन, इनसे होकर जो भी पदार्थ इधर आएगा उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। और इट इज प्रोटीनलेस प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा से छने हैं लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छनेगी, ठीक है, तो प्रोटीनलेस प्लाज्मा है। अबाउट 20%, अबाउट 20% ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड फिल्टर आउट इनटू बॉमन कैप्सूल। जो ब्लड होके गुजर रहा है ना कैपिलरी से, उस ब्लड का लगभग 20% प्लाज्मा फिल्टर होता है। ओके, डन। द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर। हर मिनट में किडनी के अंदर कितना फिल्ट्रेट का निर्माण हो रहा है, कितना छन रहा है, जो छन चुकी है मात्रा हर एक मिनट के अंदर, उसको अपन जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलेंगे। क्लियर है? जीएफआर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल, जीएफआर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट। ओके, डन। सभी जो क्वांटिटी है आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएफआर कितना होता है, ठीक है, रीनल फ्लो कितना होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन रेट क्या है, जीएफआर क्या है, ठीक है, तो इनकी मात्रा ही पूछी जाती है एग्जाम में। तो जीएफआर एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर लगभग 125 ml पर मिनट होता है। मतलब हर एक मिनट के अंदर किडनी से कितना छनित्र छनेगा, जो छन रही हैं चीजें एक मिनट के अंदर दोनों किडनी से, वह कितनी है? 125 ml। ओके, क्लियर है? दोबारा से सुनिए, जो ब्लड वेसल्स ने ग्लोमेरुलस बनाया है, एफरेंट आर्टरियोल जो बोमन कैप्सूल के अंदर आई है और वह डेंस नेटवर्क बनाया है, उसको अपन ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और उस ग्लोमेरुलस से जितना छनित्र छना है, जितनी ब्लड प्लाज्मा की मात्रा छनी है, वह एक मिनट के अंदर कितनी छनती है? 125 ml, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक मिनट के अंदर छनने वाली मात्रा को क्या बोल रहे हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और यह पूरे दिन में कितनी छन जाती है? लगभग 180 लीटर पर डे। एक दिन के अंदर यह 180 लीटर छन जाती है। कैसे आया 180 लीटर? भाई 125 ml एक मिनट में छन रही, तो एक दिन में 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? उन मिनट को आप 125 से इंटू कर लीजिए, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 180 लीटर एक दिन के अंदर, ठीक है। जीएफआर ऑन एन एवरेज, अगली लाइन सुनिए सारी एनसीईआरटी की, ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट। इसको बोलते हैं रीनल ब्लड फ्लो। जो ब्लड किडनी से होकर गुजर रहा है उसमें से कितना छनता है? ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट। कितनी मात्रा कितनी है? मात्रा कितनी है? 125 ml। लेकिन कितना होकर गुजरा है? भाई दोनों बातें अलग अलग है, कंफ्यूजन नहीं करना है यहां पर। देखिए ये रहा पाइप, कौन है ये? ग्लोमेरुलस का पाइप, ठीक है, ग्लोमेरुलस वेसल से है, ठीक है। अब यहां से ब्लड होकर गुजर रहा है, चलो इधर से होकर ब्लड गुजर रहा है, यहां से होकर निकला है ब्लड, ठीक है, इधर से होकर गुजर रहा है। अब यहां से कितना छन गया? 125 ml पर मिनट, दोनों किडनी के द्वारा, सभी नेफ्रॉन के द्वारा, ठीक है, 125 ml। लेकिन ये ब्लड जो यहां से गुजरा है इस वेसल्स के अंदर जो ब्लड गुजरा है
वह कितना गुजरा है, वेसल्स के अंदर कितना ब्लड गुजरा है, 1100 से 1200 ml। यह 1100 से 1200 ml ब्लड इस वेसल से होकर गुजरता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। और इस ब्लड में से इसका प्लाज्मा कितना है, लगभग 55%। भाई 1100 से 1200 ml कौन है, ब्लड है जो ग्लोमेरुलस से होकर गुजरा है 1 मिनट के अंदर। भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। 1100 से 1200 ml ब्लड इस पाइप से होकर गुजर रहा है। अब उस पाइप में भी जो ब्लड गुजरा है 1100 से 1200 ml, उसमें प्लाज्मा की मात्रा कितनी है, 55%। सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था ना हमने, 55% होता है प्लाज्मा, बाकी 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। तो 55% प्लाज्मा होकर गुजरा है, या ब्लड कितना, 1100 से 1200 ml, ठीक है। दोनों बात समझ में आ गई। अब जो 55% प्लाज्मा गुजरा है, उस प्लाज्मा से भी लगभग 20% ही क्षमता है। जो प्लाज्मा 55% गुजरा है ना, जो ब्लड 1100 से 1200 ml गुजरा है, उसमें प्लाज्मा कितना है, 55%। अब उस 55% प्लाज्मा का भी जो कितनी मात्रा है, 1100 से 1200 ml का 55% कितना मान सकते हैं आप, 650 ml। भाई एनसीईआरटी की वैल्यू ले रहे हैं अपन, रफली, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जितना एनसीईआरटी ने बोल रखा है उतना ही हम बोलेंगे और उसी से ही अपने क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। तो उसकी मात्रा दे रखी है एनसीईआरटी में 650 ml, ठीक है। तो 55% हो गया अपना प्लाज्मा 650 ml। तो 650 ml प्लाज्मा गुजरा है, ठीक है। इससे किससे, ग्लोमेरुलस से गुजर रहा है 1 मिनट के अंदर की मात्रा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 मिनट के अंदर की मात्रा। अब गुजर रहा है, अब उस 650 ml में से कितना छना, 125 ml छना, ठीक है। उस 650 ml में से कितना छना, 125 ml, लगभग 20% छना। इसको बोलेंगे अपन जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। 125 ml कैसे आया, ऐसे आया, डन है। चलिए समझते हैं इसको स्टेटमेंट के थ्रू। ऑन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट, रीनल ब्लड फ्लो बोल दिया इसको। आगे की बात सुनिए, विच कॉन्स्टिट्यूएंट रफली 20 से 25% ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ए मिनट, ठीक है। जो 1100 से 1200 ml है ना, वह लगभग रफली 20 से 25% है, किसका, जो वेंट्रिकल के द्वारा पुश किया गया है 1 मिनट में। बात समझ रहे हैं आप, कहां से कहां बात ले जाई जा रही है। यह बात सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। भाई वेंट्रिकल स्ट्रोक वॉल्यूम पता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकाला था, कि कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम निकाला था ना हमने, कितना निकाला था। स्ट्रोक वॉल्यूम किसको बोलते हैं, कि एक कार्डियक साइकिल में जितना ब्लड एक वेंट्रिकल से पंप किया जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट के, उसको अपन स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। कितना था वो, 70 ml था स्ट्रोक वॉल्यूम एक कार्डियक साइकिल के अंदर। मतलब 0.8 सेकंड के अंदर 70 ml ब्लड पंप कर दिया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा, शुद्ध ब्लड, ठीक है। तो 70 ml था, उस 70 ml को अपन ने हार्ट बीट से इंटू किया था, जो कि 1 मिनट में कितनी होती है, लगभग 72 या 70 मान सकते हैं। दोनों को इंटू किया था तो कार्डियक आउटपुट आ गया था अपने पास 5000 ml, या बोल सकते हैं 5 लीटर। अब उस 5 लीटर का या 5000 ml का लगभग 20 से 25% कितना रहेगा, 1100 से 1200 ml। एनसीईआरटी बोलती है रफली 1100 से 1200 ml। तो यही बात हम यहां कोरिलेट कर रहे हैं। देखिए दोबारा से स्टेटमेंट सुन लिए, ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट, विच कंस्टिट्यूएट रफली 20 से 25% ऑफ द ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो इसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। उस कार्डियक आउटपुट का लगभग 20 से 25% है यह, ओके। एंड ऑफ दिस ब्लड अबाउट 650 ml इज द ब्लड प्लाज्मा। अब जो 1100 से 1200 ml निकल रहा है ना उस ग्लोमेरुलस से होकर ब्लड, उसमें प्लाज्मा कितना है, लगभग 55%। तो कितना हो जाएगा उस 1100 से 1200 ml का 55%, 650 ml, ठीक है। 650 ml कैसे आया पता चल गया, ठीक है। ये 55% है किसका, उस 1100 से 1200
ml का, और 1100 से 1200 ml कौन है? जो ग्लोमेरुलस से होकर निकला है ब्लड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस 650 ml is called renal plasma flow RPF. About 20% of the blood plasma filtered by all nephron of both kidney. क्लियर है? लगभग 20% ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर कर दिया जाता है। कितना होकर गुजरा? कितना होकर गुजरा? 650 ml होकर गुजरा। लेकिन 650 में से कितना छना? 20%। ये वैल्यू कितनी मानती है एनसीईआरटी? 125 ml। होने में तो 130 होना चाहिए था, लेकिन एनसीईआरटी बोलती है 125 ml। तो यही पढ़ेंगे हम, रफली 125 ml, विच कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर। जीएफआर कैसे आया? डन है? अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर that cause ultrafiltration. The effective filtration that cause ultrafiltration is determined by 3 pressure. 3 प्रेशर के द्वारा यह डिटरमाइन किया जाता है। कौन कौन से प्रेशर हैं? देखिए, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नजर आ रहा है आपको, ठीक है? इसको इधर शिफ्ट करता हूं, मैं कलर चेंज करता हूं यहां से। मैंने ले लिया यहां से रेड कलर, ठीक है? अब देखिए आप, एक तो हो गया ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जीएचपी, दूसरा हो गया कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बीसीओपी, और तीसरा हो गया कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सीएचपी। शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रखिएगा कि भाई 3 लेयर से होकर जो फिल्ट्रेट गुजरा है ना, अब उसको कौन कौन से प्रेशर का सामना करना पड़ा है वो बात हम कर रहे हैं। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेट हुआ है कि द इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर दैट कॉज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय 3 प्रेशर, ठीक है? जो इफेक्टिव प्रेशर है ना, उस इफेक्टिव प्रेशर की वजह से जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट हुआ है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डन हुआ है, उसको अपन 3 प्रेशर से निकालते हैं। कौन कौन से हैं? ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है भाई? जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर जो प्रेशर है ब्लड का, उसको तो हम बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। यह प्रेशर क्यों आया? यह प्रेशर क्यों उत्पन्न हुआ है? क्योंकि एक लार्ज वेसल्स के द्वारा, एक जिसका डायामीटर ज्यादा था, जिसका व्यास ज्यादा था, अफरेंट आर्टरियूल का, उसका व्यास ज्यादा था और इफरेंट का कम था। भाई एक तरफ से तो बहुत सारा भेजा जा रहा है और दूसरा निकास के लिए कम है, उसके बाहर निकलने के लिए भाई एक दरवाजा तो बहुत बड़ा है, जिसके द्वारा हम उसमें टू से जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, और निकलने का दरवाजा बहुत पतला है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो विंडो वगैरह रहेगी वहां से भी तो निकल जाएगा। विंडो कौन है? उस नली का छेद, ठीक है? एक रफ एग्जांपल के द्वारा अभी हम इन तीनों प्रेशर को समझेंगे, आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। आप पहले तीनों प्रेशर को सुनिए एक साथ। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कौन सा प्रेशर? जो ब्लड में उसकी ब्लड वेसल्स की व्यास में अंतर की वजह से उत्पन्न हुआ है, ठीक है? ब्लड ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सेकंड है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। यह वह प्रेशर है जो प्रोटीन छन नहीं पा रहे हैं, वह जो छन रहे हैं उनका विरोध कर रही हैं। भाई ब्लड के अंदर प्रोटीन है जो छनती नहीं है, अब वो खुद तो छन नहीं रही है, लेकिन जो छन रहा है उसको भी छनने नहीं देती है, ठीक है? तो ये होगा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, बीसीओपी, कोलाइडिक ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ठीक है? किस कौन 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 जनरेट करती है प्रेशर? वह प्रोटीन जो छनती नहीं है, ठीक है? ब्लड में प्रेजेंट वह प्रोटीन जो खुद तो छनती नहीं है, लेकिन जो छन रहा है उसको भी छनने नहीं देती है, उसका विरोध करती है, ठीक है? तो एक प्रेशर तो ये हो गया। एक थर्ड प्रेशर हो गया कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। यह वह प्रेशर है जो छन चुका है, जो पदार्थ छन के नीचे आ चुका है रीनल ट्यूब्यूल में, वह भी आने वाले को विरोध करता है। बात समझ आ रही है कि जो पदार्थ छन चुका है रीनल ट्यूब्यूल में, जो छनित्र, जो जीएफआर छन चुका है, वो रीनल ट्यूब्यूल्स में आ चुका है,
ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स में आ चुका है। अब वह आ तो चुका है, लेकिन जो उसके पीछे जो छन के आ रहे हैं, जो उसके पीछे का जो पदार्थ छन छन के आ रहा है, उसके आने वालों को पीछे, जो उसके पीछे से आ रहे हैं उनका विरोध करता है। ठीक है भाई, खुद तो छन गया, लेकिन जो उसके पीछे छन के आ रहे हैं उनका विरोध कर रहा है। तो एक तो ये हो गया। तो विरोधी प्रेशर कितने हो गए? दो। एक तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड और एक कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये विरोधी प्रेशर है जो छनने का विरोध करते हैं। लेकिन छनने का साथ कौन देता है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। यह छनने का साथ देता है, मतलब यह छनने को सपोर्ट करता है। ठीक है, यह छानने के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि तुम छनो। ब्लड में जो ब्लड से प्लाज्मा होकर गुजर रहा है, उन अशुद्धियों को छानने के लिए कौन फोर्स करता है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैसे? अपनी खुद की ब्लड वेसल्स के डायमीटर में चेंज लाकर, कि मोटी वेसल्स के द्वारा तो भेजो, लेकिन निकालो छोटी वेसल्स के द्वारा, ताकि वह छन जाए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एक प्यारा सा। यहां पर आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा यह चीज कंप्लीट होने वाली है। देखिए, आप मान के चलिए ये कोई मोटा सा रास्ता है, एक गली है, मोटी सी एक चौड़ी सी गली है। ठीक है, अब यह गली आगे जाकर सकड़ी हो जाती है। ठीक है, यह गली आगे जाके सकड़ी हो गई। ठीक है, अब ठीक यहीं पर कहीं एक रूम बना हुआ है जो इस गली में ओपन होता है। ठीक है, एक रूम मान लेते हैं जो इस गली में ओपन होता है, और एक चौड़ा रास्ता आ रहा है इधर से, और एक पतला रास्ता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स की स्कूल से छुट्टी हुई है। अब वह जा रहे हैं सब अपने अपने घर। ठीक है, यहां पर सब इधर जा रहे हैं, सब स्टूडेंट इधर जा रहे हैं इस चौड़े रास्ते से। अब एक कुत्ता इनके पीछे पड़ जाता है। ठीक है, एक कुत्ता इनके पीछे पड़ जाता है। अब ये सभी स्टूडेंट इधर भगेंगे इस साइड। अब आगे चौड़े रास्ते से तो ये भग रहे थे, लेकिन आगे जाके रास्ता एकदम सकड़ा हो चुका है। ठीक है, तो सकड़े रास्ते से कुछ ही स्टूडेंट आगे की तरफ मूव कर पाएंगे। ठीक है, सकड़ा रास्ता आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट चौड़े रास्ते से जा रहे थे, लेकिन आगे सकड़ आ गया, तो सारे के सारे एक साथ तो नहीं निकलेंगे ना। तो कुछ स्टूडेंट इस जो यहां पर रूम था इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ इधर मूव कर जाएंगे। ठीक है, कुछ इधर मूव कर जाएंगे और कुछ आगे निकल जाएंगे। तो इधर मूव कैसे किया? क्योंकि इस रास्ते के व्यास में अंतर आ गया था। इन बच्चों ने इधर मूव क्यों किया? क्योंकि इस जो रास्ता था उनके भगने का, उसके व्यास में अंतर आ गया। आगे एकदम बिल्कुल सकड़ी गली है, एक एक बच्चा निकल पा रहा है। ठीक है, तो कुछ बच्चे इस रूम में छिप जाएंगे, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट वाला प्रेशर। कौन सा? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, जो कि व्यास में अंतर की वजह से जनरेट हुआ है और कुछ चीजें छन गई हैं। तो ये बच्चे यहां शिफ्ट हो गए। ये क्यों शिफ्ट हुए? क्योंकि इस गली के व्यास में अंतर आया, तो यह छनने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गया। व्यास में अंतर मतलब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दूसरा प्रेशर था विरोध करने वाला, छनने का। कौन? कि देखिए, ये जो रूम है इसका दरवाजा सकड़ा है। अब इसमें से पतले बच्चे ही इस रूम में आ सकते हैं, मोटे बच्चे नहीं आ सकते हैं। अब कुछ मोटे बच्चे इससे होकर गुजरने की कोशिश करेंगे, तो वह पतले बच्चों के लिए बाधा बनेंगे, तो छनने का विरोध करेंगे, उन बच्चों को इधर शिफ्ट होने के लिए विरोध करेंगे। तो एक तो हो गया विरोधी प्रेशर ये कि वो मोटे बच्चे कौन है, वो हो गए कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। डन। तो एक तो विरोधी प्रेशर ये हो गया कि कुछ मोटे बच्चे पतले बच्चों को छनने नहीं देंगे, इधर इस कमरे में आने नहीं देंगे। अब तीसरा विरोधी, एक तो हो गया छनने के लिए रेस्पॉन्सिबल प्रेशर, एक हो गया सेकंड नंबर का विरोधी प्रेशर। एक थर्ड नंबर का विरोधी प्रेशर कौन था? कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कि जो बच्चे पहले से कमरे में आ चुके हैं, अब कमरे में जगह नहीं है, तो वह बाहर से आने वाले बच्चों का विरोध करेंगे, भाई तुम रूम में मत आओ, इधर जगह नहीं है। तो एक विरोधी प्रेशर ये हो गया। बस यही कहानी यहां होती है ग्लोमेरुलस के अंदर। आप इसको ध्यान से समझिए। अब इस फिगर में इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, आप ये देखिए, ये हो गई अफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, ये अफरेंट आर्टरियोल, इसका डायमीटर देखिए, अफरेंट आर्टरियोल। और ये देखिए इफरेंट आर्टरियोल। अब मोटे डायमीटर वाली
नली यहाँ पर आई है और छोटे छोटे डायमीटर की नलियों में बटकर एक छोटी सी नली के द्वारा वापस बाहर निकल गई है। अब डायमीटर में चेंज होने की वजह से ब्लड, भाई हार्ट तो ब्लड को पंप करता जा रहा है, तो ये छनेंगे अब यहाँ से, ये यहाँ से बाहर निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे, ठीक है, ये यहाँ से बाहर निकलेंगे प्रेशर की वजह से। अब ये यहाँ से बाहर निकलेंगे, लेकिन खुद ब्लड में प्रेजेंट कुछ ऐसे प्रोटीन है जो इनको बाहर निकलने के लिए बाधा बनेंगे। भाई यहाँ स्लिट्स हैं, पोर हैं पोडोसाइट्स के, उनमें से होकर ये निकल रहे हैं। ये देखिए आप पर्पल कलर के एरो, ठीक है, पर्पल कलर के एरो देख पा रहे हैं आप, इनसे ये वह प्रेशर है जो छनने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब ये तो छन रहा है, लेकिन आप येलो कलर वाला देखिए एरो जो विपरीत दिशा में लग रहा है, येलो कलर वाला, ये देखिए एक येलो कलर वाला ये एरो, ये किसके द्वारा लगने वाला एरो है? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ब्लड में कुछ ऐसे मोटे कण हैं जो पतले कणों को छनने के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। और एक थर्ड देखिए कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो यहां लगता है, ये देखिए आप ग्रीन एरो, ये है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। किसके द्वारा लग रहा है? जो छनित्र पहले से ही कैप्सूल में छन चुका है वह बाहर, उनके पीछे से आने वाले छनित्र के लिए बाधा बनेगा। भाई तुम मत छनो, खुद तो छन गए और उनको छनने नहीं देंगे, तो एक प्रेशर ये हो गया, ठीक है। तो इधर फ्लूइड के द्वारा लगाया गया प्रेशर, पीछे से आने छने हुए फ्लूइड के द्वारा पीछे से आने वाले फ्लूइड पर लगाया गया प्रेशर, तो दो विरोधी प्रेशर हो गए। कितनी वैल्यू दे रखी है इनकी? ये वैल्यू आप यहां पर मैं देखिए, अपन एनसीईआरटी की वैल्यू देखेंगे, ठीक है, डायग्राम की वैल्यू हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग बुक्स अलग अलग वैल्यू बताती हैं। अपन को कौन सी वैल्यू माननी है? ओनली एनसीईआरटी की, क्योंकि क्वेश्चन उसी से सही होएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज द ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ड्यू टू डिफरेंस इस डायमीटर ऑफ अफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल के डायमीटर में डिफरेंस की वजह से ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है। और कितना लगता है ये? 60 से 75 mmHg। सेकंड प्रेशर है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज द ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएटेड इन द ब्लड ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन। उन प्रोटीन की वजह से लगता है। भाई खुद तो छनती नहीं और जो छन रहे हैं उनको छनने नहीं देती। और कितना होता है ये? लगभग 30 से 32 mmHg, ठीक है। और यह फिल्ट्रेशन के लिए रेजिस्ट, मतलब बाधा उत्पन्न करता है, विरोध करता है। और थर्ड प्रेशर है अपना कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज द प्रेशर कॉज्ड बाय फ्लूइड दैट रीच इनटू बोमन कैप्सूल। जो पहले से बोमन कैप्सूल में छन चुका है, जो पहुंच चुका है, वह भी बाधा उत्पन्न करेगा पीछे से आने वाले फ्लूइड के लिए। विच रजिस्ट फिल्ट्रेशन, यह भी विरोध करता है। और कितना होता है ये? 10 से 18 mmHg। अब कैलकुलेशन करते हैं कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू GHP ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस बोमन कैप्सूल ऑस्मोटिक ब्लड कैप्सुलर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर CHP। ये दोनों मिलाकर इस ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का विरोध करेंगे। तो इसमें से घटा देते हैं इनको। ये कितना हो गया? GHP 75 से 60 एनसीईआरटी बोलती है, और BCOP कितना है? 32 और CHP कितना है? 80। इन दोनों को घटाएंगे तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आ जाएगा अपने पास? 10 mmHg नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन कैपिलरीज, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बोमन कैप्सूल। ये देखिए आप, ये एरो देखिए 55 mmHg बता रहा है। अकॉर्डिंग किसी बुक के द्वारा ये डायग्राम लिया गया है तो वह बुक 55 mmHg बोलती है, लेकिन हम इसको ध्यान रखेंगे कितना है? 60 से 75। एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो देखिए ये तो इधर की तरफ लग रहा है, लेकिन बाकी दो इस तरफ लग रहे हैं। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर छनने का विरोध करेंगे, लेकिन छनने को कौन सपोर्ट करेगा? ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आ जाएगा? 10 mmHg। इसकी मात्रा आप ध्यान रखना। तो ये तो हो गया अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब पढ़ते हैं सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ये भी रीनल ट्यूब्यूल्स के अलग अलग भागों में डन होता है। अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे 180 लीटर, ठीक है। हमने वैल्यू निकाली थी एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर, एक पर्सन के अंदर, हेल्दी पर्सन के अंदर एक दिन में लगभग 180 लीटर छनता है।
विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज। क्षमता तो 180 है, लेकिन यूरिन तो हम लगभग पूरे दिन में 1.5 लीटर ही, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1.5 लीटर ही सीक्रेट करते हैं, लगभग 1.5 लीटर ही बाहर निकालते हैं। यूरिन की मात्रा कितनी है? 1.5 लीटर एक दिन में 24 घंटे में। लेकिन हमने तो कितना चाहना था? 180 लीटर। तो बाकी का गया कहां? सजेस्ट दैट नियरली 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules। जो 180 लीटर चना था उसका लगभग 99% दोबारा से अवशोषित कर लिया जाता है। कि अरे भाई जो छना था उसमें हमारे बहुत सारी काम की चीजें छन चुकी थी, वो हमको बाहर नहीं निकालनी है, वो हमको दोबारा बॉडी में चाहिए, तो उसके लिए रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस डन होता है रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो 180 लीटर का लगभग 99% दोबारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसलिए मूत्र की लगभग 1 से लेकर 2 लीटर ही यूरिन हम एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर बॉडी से आउट कर पाते हैं। दिस प्रोसेस जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, जो 99% फिल्ट्रेट को हम दोबारा रीअब्जॉर्ब करते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा, इस प्रोसेस को हम रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं या सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। कहां होता है? देखिए ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये देखिए ट्यूब्यूल्स के अंदर जो फिल्ट्रेट है उससे एरो देखिए बाहर की तरफ लग रहे हैं। ये देखिए H1O3 का अवशोषण किया जा रहा है, वोटर का अवशोषण किया जा रहा है। भाई वोटर की हानि नहीं हो जाए कहीं शरीर में, इसलिए नेफ्रॉन के अंदर वोटर का अवशोषित किया जा रहा है। देखिए नेफ्रॉन में जो छन चुका था वो यहां से होकर गुजरेगा, पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। जो छना था ना 125 ml जीएफआर है, वो यहां से होकर गुजरेगा। और वो कितना है? एक दिन के अंदर कितना बनता है? 180 लीटर। अब उस 180 लीटर का 99% यहां पर रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है। ये देखिए NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, डीसीटी में जल का अवशोषण हो रहा है, क्योंकि हमको जल को बाहर नहीं निकालना है, जल की आवश्यकता है, वरना हमको यहाँ पर जल की कमी हो जाएगी शरीर में। H1O3 का अवशोषण हो रहा है, तो काम काम की चीजों को हम अवशोषित कर लेते हैं। और ये कितनी होती है? लगभग उस 180 लीटर की लगभग कितनी? 99% हम दोबारा अवशोषित कर लेते हैं। अब आप देखें कुछ एरो इस ट्यूब्यूल्स के अंदर लग रहे हैं कि बाहर से ट्यूब्यूल्स के अंदर डाला जा रहा है, इसको बोलते हैं सिक्रेशन। भाई कुछ अशुद्धियां ऐसी थी जो ग्लोमेरुलस के अंदर छन नहीं पाई थी, अब हमको तो उनको बाहर भेजना था, तो हम सिक्रेशन करेंगे ट्यूब्यूल्स के अंदर। जो यहां पर अभी आगे आने वाले लेक्चर में हम वासा रेक्टा की बात की थी, हमने नेफ्रॉन वाले नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में भी, रिसेंटली जो लास्ट लेक्चर डन किया था उसमें हमने वासा रेक्टा की बात की थी। तो वासा रेक्टा और कुछ कैपिलरीज के द्वारा इस नेफ्रॉन के अंदर उन अशुद्धियों का सिक्रेशन किया जाता है कि भाई ये ग्लोमेरुलस के अंदर छनी नहीं थी और इनको तो छनना था, तो उनको बाहर से सीक्रेट किया जाता है इस नेफ्रॉन के अंदर। चलिए ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को डन करते हैं। द ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस रीअब्जॉर्प्शन आइदर बाय बोथ एक्टिव एंड पैसिव मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल substances like glucose, amino acid और NaETC infiltrate reabsorption actively। एक्टिवली इनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ग्लूकोज काम की चीज है, अमीनो एसिड काम की चीज है, तो इनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये गलती से छन चुके थे तो इनको अवशोषित कर लिया जाता है। वेयर इज द नाइट्रोजिनस वेस्टेज आर एब्जॉर्ब बाय पैसिवली। कुछ नाइट्रोजिनस वेस्टेज को अवशोषित किया जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की साम्य अवस्था बनाए रखने के लिए। ठीक है, वहां पर साम्य अवस्था मेंटेन करने के लिए कुछ नाइट्रोजिनस वेस्टेज को भी थोड़ी सी मात्रा में अवशोषित किया जाता है, ताकि नेफ्रॉन के जो किडनी का जो रीजन है, मेडुला और कोर्टिकल रीजन, उनमें साम्य अवस्था बनी रहे, कहीं कहीं ज्यादा फ्लूइड नहीं आ जाए, कहीं कम नहीं रह जाए, वरना वहां पर कम और ज्यादा फ्लूइड की वजह से असमानताएं आ जाएगी, फ्लूइड का जो मूवमेंट है वह गड़बड़ा जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए कुछ यहां पर नाइट्रोजिनस वेस्टेज को भी अवशोषित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल देखेंगे उसमें हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड आर कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन पीसीटी।
ध्यान रखिएगा, पीसीटी में ग्लूकोज का अवशोषण हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनता है। वाटर क्लोरीन आर रीअब्सॉर्ब पैसिवली, रीअब्सॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज मैक्सिमम। आगे देखिए, रीअब्सॉर्प्शन इज मिनिमम इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। हेनले का लूप है, उसकी जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें रीअब्सॉर्प्शन सबसे कम होता है। दिस रीजन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कैसे? वाटर का अब्सॉर्प्शन करके। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले permeable to water but almost impermeable to electrolyte. Here water is reabsorbed passively. This limb concentrate the filter as it move down. जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे की तरफ मूव करता जाता है, इससे वाटर को अवशोषित कर लिया जाता है, वाटर लगातार अवशोषित कर लिया जाता है, और वाटर अवशोषित करने की वजह से फिल्ट्रेट गाढ़ा होता जाता है। आप शक्कर की चाशनी में से पानी को निकालते जाइए, आप गैस पे रख दीजिए, आंच पे रख दीजिए उसको, और उसमें से पानी को तोड़ते जाइए, पानी को कम करते जाइए, तो वह गाढ़ा होता जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो फिल्ट्रेट है उससे वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लगातार ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो वह गाढ़ा होता जाता है। ये देखिए अवशोषण हो रहा है, यहाँ पर NaCl का हो रहा है, वाटर का हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर वाटर का अवशोषण हो रहा है। जो डिसेंडिंग लिम्ब की बात की थी ना हमने, इसमें देखिए ये वाटर का अवशोषण हो रहा है, लेकिन असेंडिंग में वाटर का अवशोषण नहीं होता है। असेंडिंग में ओनली आयंस का अवशोषण होता है, NaCl का अवशोषण होता है। ठीक है, किसका अवशोषण होता है? NaCl का। ठीक है, चलिए, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोसाइड एक्टिवली और पैसिवली। NaCl अलाउ है, डायग्राम में देखा था। देयरफॉर एज द कंसंट्रेट फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इट गेट्स डाइल्यूट। जो कंसंट्रेट कर दिया था, अब उसमें दोबारा से पानी डाल रहे हैं, तो वह दोबारा से ढीला हो जाएगा, मतलब वह डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे असेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है, डिसेंडिंग में तो वह गाढ़ा होता जाता है, लेकिन असेंडिंग में वह डाइल्यूट होता जाता है। ठीक है, मेडुलरी पिरामिड की साम्यावस्था बनाए रखने के लिए कंडीशनल reabsorption of Na and water take place in DCT। कंडीशन के अनुसार यहां पर भी वाटर का अवशोषण किया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस में साल्ट को रीअब्सॉर्ब किया जाता है एक्टिवली, और एडीएच हार्मोन की प्रेजेंस में, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की प्रेजेंस में वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाता है। भाई शरीर में आवश्यकता के अनुसार यह हार्मोन रिलीज होते रहते हैं। भाई बॉडी में लगता है कि वाटर की कमी हो गई है, तो एडीएच रिलीज हो जाएगा, और एडीएच किडनी के अंदर ज्यादा से ज्यादा वाटर को अब्सॉर्ब करवाएगा, ताकि यूरिन के साथ वाटर की हानि नहीं होए और शरीर को वाटर लॉस से बचाया जा सके। और लगता है कि यदि आयंस की कमी हो रही है, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो जाता है और वह आयन को अवशोषित करता है, ताकि यूरिन में आयन का लॉस कम होए। ठीक है, DCT इज आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ HCO3। DCT HCO3 के लिए रीअब्सॉर्प्शन का वर्क करती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेट यूरिन। यूरिन गाढ़ा से गाढ़ा सीक्रेट होए, इसलिए कलेक्टिंग डक्ट में वाटर को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखना। और किसकी प्रेजेंस में? एडीएच हार्मोन की प्रेजेंस में, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की प्रेजेंस में। द डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इज परमिएबल टू यूरिया, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज आल्सो रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम फिल्ट्रेट एंड इट एड्स टू द ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलर इंटरस्टिशियल रीजन। मेडुलरी इंटरस्टिशियल रीजन की ऑस्मोलरिटी बनाए रखने के लिए कुछ मात्रा में यूरिया को भी अवशोषित किया जाता है। ये सभी बातें आप ध्यान रखना, इनमें क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन की। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सीक्रेट सब्सटेंस लाइक H+, K+ एंड अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट। भाई जो फिल्ट्रेट छना था उसमें अगर कुछ अशुद्धियां नहीं छन पाई हो, तो ब्लड से फिर इन अशुद्धियों को सीक्रेट किया जाता है नेफ्रॉन के अंदर कि भाई तुम छनो, हमको तुम नहीं चाहिए।
ठीक है, तो इनको छाना जाता है, इनको सीक्रेट किया जाता है उस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ट्यूबुलर सिक्रेशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप in urine formation as it helps in the maintenance of ionic and acid balance, ठीक है, of body fluid, आयनिक और एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में आयन और बेस का बैलेंस बनाने के लिए ट्यूबुलर सिक्रेशन के द्वारा यूरिन फॉर्मेशन होता है, और यह ट्यूबुलर सिक्रेशन आयनिक बैलेंस में विशेष योगदान देता है। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना यहाँ पर फिनिश होता है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी। पीसीटी के अंदर कंप्लीटली कौन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है? वाटर नहीं, वाटर हमने डिफरेंट भागों में देखा है अभी एब्जॉर्ब होते हुए, डायग्राम में भी देखा था। साल्ट नहीं, साल्ट को भी देखा था। Na को भी डिफरेंट रीजन में देखा था। लेकिन पीसीटी के अंदर कंप्लीटली कौन एब्जॉर्ब हो जाता है? तो वह हो जाता है ग्लूकोज। तो सही आंसर हो जाएगा अपना 4, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज एब्सेंट इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट छना हुआ है उसमें कौन एब्सेंट होता है? ब्लड कार्पकल्स। यस, ब्लड कार्पकल्स फिल्ट्रेट में नहीं छनती। अगर वो छन गई तो आपके यूरिन का कलर रेड हो जाएगा और आपको यह एक डिसऑर्डर है। ठीक है, फेट नहीं छनता, प्रोटीन नहीं छनती, तो सही आंसर हो जाएगा आल। इनमें से कोई नहीं छनता, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें भी? 4, आल, कोई नहीं छनता इनमें से। एक और क्वेश्चन देखिए आप, मैं इमेज को थोड़ा सा छोटा करता हूं इसको ताकि आप क्वेश्चन देख पाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT प्री 2010 में। AIPMT प्री 2010 में है क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द एक्सक्रिएशन बाय द ह्यूमन किडनी इज करेक्ट। ह्यूमन किडनी से एक्सक्रिएशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन की पहचान करनी है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। नहीं, यह गलत कथन है, यह तो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। नहीं, यह वाटर के लिए परमिएबल होता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होता है। यह कथन भी गलत हो गया है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज इनकेपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3। तो HCO3 के लिए वह कैपेबल होती है, डीसीटी, वह HCO3 को अब्जॉर्ब करती हैं। तो यह कथन भी गलत हो चुका है। आखिरी कथन देखिए, नियरली 99% ऑफ द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल। सही कथन, ये अभी हम पढ़े थे, ये अभी हमने देखा था। ठीक है, तो 1, 2, 3 ये तीनों कथन गलत है लेकिन फोर्थ कथन सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार यह क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT प्री में और इसका सही आंसर हो गया अपना फोर्थ ऑप्शन। तो आगे भी और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो अपन इसके और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को पढ़िए अच्छे से और इसका रिवीजन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल। थैंक यू।